हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वेलकम इन माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो बच्चों, आज है 11th क्लास की फिजिक्स सेकंड चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बड़ी दूरी के मापन की लंबन विधि का अध्ययन किया था और आज के लेक्चर में हम बड़ी दूरियों के मापन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बड़ी दूरी है। देखिए, बड़ी दूरी और बहुत बड़ी दूरी में इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी दूरी का अर्थ है जैसे यहाँ से बहुत दूर स्थित तारे की दूरी ज्ञात करें, तारा हमसे बहुत दूर है, और अगर हम यहाँ से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो वो भी बहुत दूर है, लेकिन उस तारे की दूरी की तुलना में कम है, तो उसको हमने बड़ी दूरी कह दिया है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है बच्चों के आप लोग इस पर बहस करने लगे कि सर बहुत बड़ी दूरी और बड़ी दूरी समझा दें, वो अंतर मैंने यहाँ समझा दिया है। तो बड़ी दूरियों के मापने के लिए, यानी जो दूरियां बहुत बड़ी नहीं हैं और बहुत छोटी नहीं, यानी ऐसी हैं जो रेंज ऐसी है कि जैसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी है या किसी अन्य ग्रह की दूरी है, उन दूरियों को मापने के लिए हम परावर्तन विधि का अध्ययन करेंगे। तो परावर्तन विधि में जैसे ये कई टाइप्स हैं, जैसे प्रतिध्वनि विधि होती है, लेज़र विधि होती है, रडार विधि होती है, सोनार विधि होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि बच्चों परावर्तन विधि का अर्थ क्या है, तब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो परावर्तन विधि है उसका अध्ययन करते हैं। पहले इसको समझ लें, फिर इन कैटेगरीज को समझेंगे। तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। परावर्तन विधि, पहले मूल हेडिंग को समझ लेते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड। देखिए, परावर्तन विधि का अर्थ ये है कि मान लीजिए हमें ये कोई वस्तु है जिसकी दूरी यहाँ से ज्ञात करनी है इस बिंदु से, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक उचित शक्तिशाली संकेत भेजेंगे उधर। वो संकेत एक तरंग के रूप में होगा। तो वो कोई सी तरंग हो सकती है, तरंगें बहुत होती हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें भी होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें में भी बहुत सारी तरंगें होती हैं, जैसे लेज़र किरणें होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और कहना चाहिए रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो तरंगें, बहुत सारी तरंगें हैं। तो हमें ये देखना है कि उसकी दूरी कितनी है, वो वस्तु कितनी दूर स्थित है, उसी हिसाब से हम उस सिग्नल का चयन कर लेते हैं। तो एक उचित शक्तिशाली संकेत इधर भेजा जाएगा। क्या होगा? उचित शक्तिशाली, ये ध्यान रखेंगे, शक्तिशाली संकेत भेजेंगे। संकेत किसको कहते हैं? सिग्नल को। यानी प्रॉपर पावरफुल सिग्नल होना चाहिए। संकेत ऐसा ना हो, वो तरंग ऐसी ना हो कि बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाए, उसकी एनर्जी समाप्त हो जाए, पावर समाप्त हो जाए उसकी, कि वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो हमें एक प्रॉपर पावरफुल सिग्नल लेना होगा कि वो वहाँ तक पहुँच सके और टकरा के वापस भी आ सके। तो देखिए, यहाँ से इस विधि में करते क्या है कि यहाँ से एक संकेत भेजते हैं। ये संकेत यहाँ से प्रेषित कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया। अब ये संकेत उस वस्तु से टकराकर वापस लौटेगा और उसको हम ग्रहण कर लेंगे। इस प्रक्रिया में संकेत को भेजने में और वापस आकर के उसको ग्रहण करने में जो टाइम लगा, उस टाइम को नोट कर लेंगे कि जैसे 5 मिनट बाद लौट आया, या 2 मिनट बाद लौट आया, या 10 मिनट बाद लौट आया। उस टाइम को हम नोट कर लेंगे। मान लीजिए इस इस स्थान से इस वस्तु की दूरी d है जो हमें ज्ञात करनी है, और इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा? t, यानी तरंग या सिग्नल यहाँ से वहाँ तक गया और परावर्तित होकर टकरा के परावर्तित हुआ। उसका वापस आना क्या कहलाता है? परावर्तन। परावर्तन आपने बच्चों पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 9th 10th में। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, तरंग टकराती है और उस माध्यम से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, वही परावर्तन होता है। तो यहाँ पर परावर्तन हो रहा है उस सिग्नल का, उस तरंग का। तो इस टाइम को हमने नोट कर लिया। तो देखें, समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय t बराबर, समय कितना लगा? t। तो इस t समय में उस संकेत ने कितनी दूरी तय कर ली? तो देखिए, d दूरी तो वो
जाने में चला और d दूरी वापस आने में, तो टोटल उसने कितनी दूरी कवर कर ली 2d। और चाल मान लीजिए इस संकेत की v है, उस जो संकेत जो सिग्नल हमने भेजा है उसकी जो स्पीड है, जो चाल है, वो कितनी है v है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ से अगर d निकालना चाहें तो d बराबर कितना हो जाएगा vt/2। तो इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? उस संकेत की वेलोसिटी हमें पता होगी, चाल हमें पता है कितनी है, उसकी जो स्पीड है चाल वो हमें पता होगी, समय हमने नोट कर ही लिया है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और हमें क्या ज्ञात हो जाएगा d। तो यही परावर्तन विधि है। तो बच्चों इन सब में यही सिद्धांत लगेगा। फ़र्क किस बात का है कि आप कहेंगे सर इसको अलग पढ़ा रहे हैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, यानी परावर्तन विधियों में ये विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं। अंतर केवल सिग्नल का है और कितनी बड़ी दूरी नाप रहे हैं उसका है, लेकिन सब में प्रिंसिपल यही है कि संकेत जाएगा और टकरा के वापस आएगा, उसका हम टाइम नोट करेंगे। जब प्रतिध्वनि विधि को पढ़ेंगे तब हमारा संकेत क्या होगा, यहीं पर एक बार मैं सारांश में समझा देता हूँ। प्रतिध्वनि विधि भी यही होगी। मैंने यहाँ पर केवल सिग्नल लिखा है कि सिग्नल भेज रहे हैं, ये हमारा मेन सिद्धांत है। अब प्रतिध्वनि विधि पढ़ेंगे तो हम ध्वनि तरंग को भेजेंगे। ध्वनि तरंग कौन सी होती है? ध्वनि तरंग आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये कौन सी तरंग से आप सुन रहे हैं? ध्वनि तरंग से। मोबाइल पर सुन रहे हैं वो नहीं, मोबाइल पर तो आप डायरेक्ट मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं रहे हैं। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में मान लीजिए मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वो क्या है? ध्वनि तरंग है। अब मोबाइल पर देख रहे हैं वो बात अलग हो गई, वो मोबाइल से जो निकल के आ रही है वो भी ध्वनि तरंग है, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, इसमें बीच में बहुत बड़ा ट्रांसमिशन है। वो थ्योरी अभी नहीं समझनी है बच्चों। तो प्रतिध्वनि विधि में कौन सी तरंग भेजेंगे? ध्वनि तरंग। यहाँ पर मैं लिखता चल रहा हूँ बच्चों, आपको समझने में आसानी होगी। इससे मुझे ये सिद्धांत बार बार नहीं समझाना पड़ेगा कि प्रतिध्वनि विधि में हम ध्वनि तरंग भेजेंगे, लेज़र विधि में हम लेज़र तरंग भेजेंगे, रडार में रेडियो वेव्स भेजेंगे, इसमें क्या भेजेंगे? लेज़र पुंज या लेज़र किरण। अब ये लेज़र क्या होता है इसको आप 12th में पढ़ेंगे बच्चों, समझ में आ जाएगा। ये एक प्रकार की तरंग है, अभी इतना ही समझना है। अभी मैं सारांश बता रहा हूँ। रडार में हम क्या भेजेंगे? रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स जिसको कहते हैं, रेडियो तरंग। और इसमें सोनार में पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। आपने ये भी ध्वनि तरंग का एक प्रकार है। पराश्रव्य, जैसे ध्वनि तरंग को हम कैटेगरी में बांटें तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। नंबर 1 अपश्रव्य तरंगें, नंबर 2 श्रव्य तरंगें और नंबर 3 पराश्रव्य। तो ये 3 टाइप की तरंग होती हैं। तो केवल हम इस तरंग को सुन सकते हैं, ये भी ध्वनि तरंग है, लेकिन ये हमें सुनाई नहीं देती हैं। हमारे कानों की जो क्षमता है वो इतनी नहीं है कि इन तरंगों को हम सुन सकें। खैर टॉपिक ये नहीं है कि हम अब ध्वनि तरंग पढ़ाने लगें बच्चों, हट जाएंगे फिर हम टॉपिक से। तो ये भी एक ध्वनि तरंग का प्रकार है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तन विधि होती क्या है। अब सब में यही है, इसमें ध्वनि तरंग भेज देंगे, सिग्नल से टकरा के वापस आए, वो जो सिग्नल है वो ध्वनि तरंग के रूप में होगा, उस वस्तु से टकरा के वापस आएगा। लेज़र विधि में लेज़र किरण भेजेंगे, वो टकरा के वापस आएगी। रडार विधि में रेडियो तरंग भेजेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगी। सोनार में पराश्रव्य तरंग भेजेंगे, वो उस वस्तु से टकरा के वापस आएगी। टाइम नोट करेंगे और इसी सिद्धांत से दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो इन विधियों में अंतर केवल किस बात का है कि जो सिग्नल है वो सब में अलग अलग हैं,
अब आप कहेंगे कि सर सिग्नल सब में अलग अलग क्यों हैं, वो मैंने अभी बताया था कि वो सिग्नल उचित होना चाहिए। अब हम कितनी बड़ी दूरी नापने जा रहे हैं उसी हिसाब से भेजना होगा, ठीक है ना। अब मान लो हम चंद्रमा की दूरी ज्ञात करनी है और चंद्रमा तक हम ध्वनि तरंग भेज दें, क्या ये संभव है? हम यहाँ से जो बोल रहे हैं या बहुत ध्वनि उत्पन्न करें बहुत बड़ी, कोई बम विस्फोट करें, तो क्या वो आवाज़ चंद्रमा तक पहुँच जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन चंद्रमा तक लेज़र किरण पहुँच जाएगी। किसी पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो वहाँ हमारी ध्वनि तरंग पहुँच जाएगी। अब वो डिस्टेंस ध्वनि तरंग यानी हमारी ध्वनि कहाँ तक पहुँच सकती है, तो वो उचित सिग्नल हो गया। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो हमें कितनी बड़ी दूरी मापनी है उसी हिसाब से ये उचित सिग्नल है, उसी हिसाब से ये कैटेगरी बनी है। लेकिन सब में सिद्धांत यही रहेगा। तो पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब पहली विधि पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि विधि। तो इको मेथड जिसको कहते हैं, और मैं अभी समझा चुका हूँ कि इस विधि में ये परावर्तन विधि का एक प्रकार है। इसमें हम कौन सी तरंग भेजेंगे? ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग आप जानते हैं, आप कॉलेज में देखते हैं कि एक घंटा लटका होता है, उस पर हथौड़ी मारते ही आवाज़ होती है और आप लोग समझ जाते हैं कि अब कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो वो ध्वनि उत्पन्न हुई थी। तो अब प्रतिध्वनि क्या है? तो देखिए प्रतिध्वनि ये है कि जैसे बहुत बड़े हॉल में आप चिल्लाएंगे तो आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देगी, वही क्या है? प्रतिध्वनि। हमने कुछ बोला, वो हो गई ध्वनि। अब वो ध्वनि क्या हुई कि हॉल की दीवार से टकरा के वापस आई, तो थोड़ा समय लगेगा वापस आने में, तो थोड़ी देर बाद आपको अपनी वही बात रिपीट होती हुई नज़र आएगी। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? प्रतिध्वनि। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिंगर्स होते हैं वो इको का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कॉलेज में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो एक इको की डिवाइस लगी होती है, उससे इको सेट करते हैं। उसमें आपने देखा होगा, तो वो तो उस मशीन से इको सेट की जा रही है। यहाँ पर हम नेचुरल इको की बात कर रहे हैं कि जो ध्वनि दीवार से टकरा के वापस आ जाती है उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो उस मशीन से, उस डिवाइस से क्या होता है, जैसे हमने बोला हेलो तो बाद में आवाज़ आती है हेलो हेलो हेलो, सुना है आपने? तो वो इको है। तो इको आप समझ गए हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी दूरियां नहीं नाप सकते, मतलब जो आप कहेंगे बहुत बड़ी दूरी, जैसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी नहीं नाप सकते क्योंकि वहाँ तक हमारी ध्वनि पहुँचेगी नहीं, टकरा के क्या वापस आएगी। तो इससे कम परास वाली दूरियां नाप लेते हैं। जैसे कि हमें किसी पहाड़ी की दूरी नापनी है जो ज़्यादा दूर ना हो, जैसे ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी की दूरी यहाँ इस स्थान से नापनी है। जैसे ये एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति, अब ध्वनि उत्पन्न करनी है, तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक गन बना ली, ठीक, यहाँ से एक गोली चला दी जाएगी। तो ये नहीं कि गोली को टकरा रहे हैं हम उससे, हमने फायर कर दिया है। फायर करने से क्या आवाज़ हुई, तो जैसे ही हम क्लॉक को ऑन कर लेंगे, फायर करेंगे, फायर करते ही हम ये देख लेंगे, घड़ी का मिलान कर लेंगे। जैसे जो टाइमर होते हैं, टाइमर सेट करेंगे, तो इधर फायर करेंगे, उधर टाइमर को ऑन कर देंगे, तो वो टाइम रनिंग में आ जाएगा उस स्टॉप वॉच से। तो यहाँ से जो फायर किया, यहाँ ध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि यहाँ से ऐसे जाएगी, इस पहाड़ी से टकरा के फिर वापस आएगी, यही प्रतिध्वनि है। ये है ध्वनि तरंग। तो यहाँ पर सिग्नल हमारा कैसा हो गया? ध्वनि तरंग। और जो वापस आ रहा है वो प्रतिध्वनि, इको। बात समझ गए? और जैसे ही हमें वो फायर की आवाज़ दोबारा सुनाई देगी, देखिए एक बार फायर की आवाज़ सुनाई देगी जब आप टाइमर को ऑन कर देंगे, फिर क्या होगा कि जब वो ध्वनि टकरा के वापस आएगी तो वही फायर की आवाज़, जबकि फायर नहीं किया है, वही फायर की आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। उसी समय घड़ी बंद करके ये देख लेंगे कितना टाइम कवर हुआ। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है, वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत जो अभी मैंने यहाँ समझाया था कि मान लो टाइम नोट कर लिया, वो टाइम t था, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय की उस ध्वनि तरंग ने? d जाने में और d वापस आने में, यानी 2d। तो दूरी बटे चाल और ध्वनि तरंग की चाल v। तो यहाँ से d बराबर कितना आ गया? vt/2। टाइम हमने नोट कर ही लिया है। अब चूंकि हमने ध्वनि तरंग भेजी है और ध्वनि तरंग की चाल हम जानते हैं, v बराबर 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों? तो
अब देखिए ये चाल भी बदलती रहती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अब ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हम केवल इसका सिद्धांत समझा रहे हैं। तो उस समय का टेम्परेचर नोट करके देख लेंगे कि उस समय वहाँ की ध्वनि की चाल कितनी है जिस स्थान पर हम दूरी माप रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 332 ही होगी, ये तो मैंने एक जो एवरेज स्पीड है नॉर्मल टेम्परेचर पर वो बता दी है। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर बदलने से स्पीड बदल जाती है। तो अब स्पीड की बात नहीं कर रहे, स्पीड तो आर्द्रता पर भी बदल जाती है, माध्यम पर बदल जाती है। माध्यम अलग होगा तो ध्वनि की चाल अलग होगी। तो खैर कम टू द पॉइंट, प्रतिध्वनि मेथड आपकी समझ में आ गया होगा। समय हमने नोट कर लिया है, ध्वनि तरंग की चाल हम जानते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करते ही क्या मिल जाएगा हमें, डी। तो ये हुआ प्रतिध्वनि विधि। अब पढ़ेंगे लेज़र विधि। तो दूसरी बात करते हैं लेज़र विधि की। तो सब विधियाँ एक सी हैं बच्चों, सब में यही आएगा, लेज़र विधि। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। वैसे आप डिटेल में 12th में पढ़ेंगे कि लेज़र होता क्या है, LASER। देखिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेज़र, इसकी जो फुल फॉर्म लिखी जाएगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ बच्चों जगह नहीं है, ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ रेडिएशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी लिखूं, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। इसका अर्थ है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ये इस वाक्य का हिंदी अर्थ हो गया। विकिरण, देखिए रेडिएशन विकिरण, एमिशन ऑफ रेडिएशन विकिरण, एमिशन उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड उद्दीपित, लाइट प्रकाश, एम्प्लीफिकेशन प्रवर्धन। ठीक है, तो विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम एक विशेष प्रकार की तरंग प्राप्त करते हैं बच्चों। इस तरंग, इससे इस प्रोसेस में, तो देखो इस शॉर्ट फॉर्म है इसकी, एल यहाँ से ले लिया, ए यहाँ से, सॉरी एस बड़ा बनाते हैं भाई, यहाँ पर हम एस बड़ा बना लेते हैं। स्टिमुलेटेड से एस ले लिया, एमिशन से ई और रेडिएशन से आर, तो लेज़र बन गया। तो अभी लेज़र विधि को पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी केवल थोड़ा सा समझा रहे हैं कि लेज़र विधि एक ऐसा प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस आप 12th में पढ़ेंगे कि इससे एक विशेष प्रकार की तरंग तैयार की जाती है, जिसकी विशेषता क्या होती है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। इसके बाद का लिख रहा हूँ भाई यहाँ, ये जो है इससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है ये एक विशेष प्रकार की टॉर्च है। जैसे आपने देखा, आपने कमरे में अंधेरा है, टॉर्च जलाई तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, ये भी एक टॉर्च है। तो इस टॉर्च से जो लाइट निकलेगी वो रोशनी नहीं करेगी कमरे में, वो क्या है, समदैशिक होती है, क्योंकि आपने टॉर्च जलाई तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैल गया। कमरे में बल्ब जलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आ रहा और एक ही स्थान पर बिंदु बना रहा हो, ऐसा नहीं होता। जबकि ये जो प्रकाश है एक स्पेशल टाइप का प्रकाश है जो समदैशिक होता है, इधर उधर नहीं फैलता, यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में चलता है, ये सीधा जाएगा बिल्कुल। जैसे इस टॉर्च से लाइट निकलेगी वो सीधी चलेगी, ये नहीं कि इधर उधर को फैल जाए, समदैशिक होगी, एक वर्णी, उस प्रकाश में एक ही तरंग दैर्ध्य होगी, एक वर्णी। जैसे देखो, अब आप कहेंगे एक वर्णी क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसमें 7 रंगों से मिलकर बना है, विबग्योर और आपने पढ़ा है, ठीक है, वो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक ही रंग होगा, एक ही तरंग दैर्ध्य होगी, तो एक वर्णी होगा और उच्च तीव्रता वाला होगा। ये कैसा होगा, समदैशिक होगा, एक वर्णी होगा और उसकी तीव्रता भी कैसी होगी, उच्च। तो ये पावरफुल सिग्नल होगा, ये बहुत दूर तक जा सकता है। जैसे हमारी आवाज़ मैंने यहाँ बोला
ये ज़रूर नहीं है कि मेरी आवाज़ चलती ही चली जाए, कुछ दूरी पर जाके समाप्त हो जाएगी और एक निश्चित दूरी के बाद जो लोग बैठे होंगे मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। तो ध्वनि तरंग ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, लेकिन ये समदैशिक है, एक वर्णी है, उच्च तीव्रता वाला, हाई इंटेंसिटी का है, इसकी पावर बहुत हाई होती है, ये बहुत दूरी तक जा सकता है। तो इसी विधि से, अब विधि यही है, यहाँ ध्वनि तरंग भेजी थी, यहाँ अब ये वाली तरंग भेजेंगे, ये वाली प्रकाश तरंग भेजेंगे, लेज़र प्रकाश तरंग जो लेज़र टॉर्च से निकलेगी। कैसी होगी? सीधी चलेगी, बिल्कुल एक लाइन में, एक वर्णी होगी, उच्च तीव्रता वाली होगी, हाई एनर्जी, हाई इंटेंसिटी। तो देखें इससे बहुत दूर तक जाएगी। तो बहुत ज़्यादा दूर कोई वस्तु है, जैसे यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी लेज़र विधि से ही मापी गई है। तो इसे मैं हटाऊं बेटा, एक स्क्रीनशॉट लें आप पहले। तो बच्चों मैंने अभी बताया कि ये तरंग बहुत दूरी तक जा सकती है। तो इससे हमने क्या किया है, जैसे हम यहाँ से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, ये पृथ्वी है, बात वही है बेटा, बार बार वही बात आ रही है। यहाँ से अब हम कौन सा सिग्नल भेजेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमसे दूर हो गया। तो ऐसी तरंग चाहिए हमें कि जो चंद्रमा तक पहुँच सके, वो है लेज़र, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी, हाई पावरफुल है और इसकी यूनी डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में सीधी जाएगी। तो यहाँ से हमने लेज़र किरण भेज दी, जैसे ही यहाँ से प्रेषित की, जैसे ही भेजी वहाँ से, और इसके लौट के आएगी फिर टकरा के चंद्रमा से। वापस आने का टाइम नोट कर लिया, मान लीजिए वो टाइम t है, और यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, मान लीजिए d है। तो वही बात फिर लौट के आ गई, समय कितना लगा t आने में और जाने में। तो समय बराबर, देखिए बच्चों बार बार वही बात आ रही है, समय बराबर दूरी बटे 4। तो समय t, दूरी d जाने में, d वापस आने में 2d। और अब यहाँ v की जगह एक काम करते हैं, ये एक प्रकाश की तरंग है और प्रकाश की चाल हमें पता है, उसको c से लिखते हैं। तो v की जगह c लिख दिया है, फ़र्क इतना ही है, v भी लिख सकते हो, वही लौट के आ जाएगा। तो d बराबर CT/2 आ गया। अभी जैसे VT/2 आया था, यहाँ अब v भी लिख सकते हैं। और प्रकाश की चाल हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। टाइम हमने नोट कर लिया है, इसमें वैल्यू पुट करके हमें चंद्रमा की दूरी पता चल जाएगी। ये पृथ्वी है, ये क्या है, मून है, चंद्रमा। ठीक, बात समझ गए बच्चों? तो सब में यही सिद्धांत है। रडार में रेडियो वेव्स भेज देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब तीसरा रडार पढ़ लेते हैं। तो देखिए रडार में अब क्या करेंगे, अब तो आप अपने आप बता देंगे उत्तर। क्या भेजेंगे बच्चों, रेडियो तरंग। तो रडार है क्या, इसकी फुल फॉर्म देखें। इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो, रेडियो तरंग की वजह से लिखा है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो RA से, रेडियो से RA ले लिया, इससे D, इस एंड से A और इससे R, बन गया रडार। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका अर्थ क्या है, रेडियो यानी रेडियो तरंगों द्वारा, डिटेक्शन यानी पता लगाना किसी वस्तु की उपस्थिति का, अब अभी समझाऊंगा, पता लगाना। और रेंजिंग, हमें ये पता चल गया कि वो वस्तु है। अब रेंजिंग यानी अब ये पता करना कि वो कितनी दूर है। तो ये दोनों चीज़ करता है ये रडार, वस्तु की उपस्थिति का पता लगाता है। अब वस्तु, जैसे कि हमारी सीमा के अंदर कोई दुश्मन देश का फाइटर प्लेन तो नहीं घुसाया है, इसका पता कौन देगा, रडार देगा। तो उसकी उपस्थिति भी बताएगा कि अंदर सीमा में आ चुका है, और आ चुका है तो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बताएगा, कितनी दूरी पर है वो दूरी बताएगा, उसको रेंज कहते हैं, रेंजिंग। तो रडार से हम किसी वस्तु की स्थिति का पता लगा लेते हैं कि कोई फाइटर प्लेन, किसी वायुयान की स्थिति, वायुयान को चलने के लिए संकेत दिए जाते हैं। तो कैसे पता लगाते हैं इससे दूरी, वो देखिए। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है बच्चों, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हों। मान लीजिए मैंने ये एरोप्लेन बना दिया है, ठीक है। तो रडार में क्या होगा, जैसे टॉवर, बहुत बड़ा टॉवर होगा,
टॉवर आपने देखे हैं, जैसे एयरटेल का, जियो का, ये सब आपने टॉवर देखे होंगे। तो इस टॉवर पर एक 2 एंटीने लगे होते हैं। एक होता है प्रेषी, संकेत को भेजने के काम आएगा, प्रेषित करेगा। इस प्रेषी से क्या भेजा जाएगा? रेडियो तरंग। प्रेषी यानी ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर कहते हैं इसको। और अभिग्राही या ग्राही कह लो या अभिग्राही कह लो, ये जो संकेत टकरा के लौट के आएगा उसको रिसीव करेगा, तो रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो यहाँ 2 होंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर एक एंटीना लगा होगा, वो ट्रांसमीटर का काम करेगा। एंटीना आपने देखे हैं, जैसे डिश टीवी के एंटीने लगे होते हैं इस तरीके से, ये एंटीना इस टाइप से होगा। बात समझ रहे हैं? इस टाइप से आपने एंटीने देखे होंगे। ये एंटीना होगा, जैसे एक पर ट्रांसमीटर लगा होगा, एक पर रिसीवर लगा होगा। जैसे ये रिसीवर है, मैं यहाँ टी लिख देता हूँ, ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर। तो ट्रांसमीटर से रेडियो तरंग पल्स के रूप में, स्पंदों के रूप में भेजी जाती है। ये 360 डिग्री रोटेशनल होता है, मतलब चारों तरफ तरंगें भेजता रहता है। तो जिससे कि हमें, जैसे यहाँ से पल्स चलेंगे बच्चों, स्पंद भेजे जाएंगे और ये उस बायॉन से टकरा के वापस आएंगे, जिनको कौन ग्रहण कर लेगा? कौन सा एंटीना? रिसीवर वाला। समझ रहे हैं? यहाँ से टकरा के ये भेजे गए सिग्नल और ये वापस आने वाले सिग्नल। तो इसका टाइम नोट कर लेंगे। मान लीजिए ये दूरी d है, वही सिद्धांत आ गया। तो वैसे बच्चों इसकी डिटेल बहुत है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। कायदे में रिसीवर के बाद फिर इसको, उस सिग्नल को जो हमने रिसीव किया है उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद CRO में भेजते हैं। CRO एक स्क्रीन होता है जिस पर वो पल्स के रूप में भेजा जा रहा है, वो स्क्रीन चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट है, एडमिट है, तो वहाँ आपने देखा होगा एक स्क्रीन लगी रहती है, कंप्यूटर जैसा, एक कंप्यूटर टाइप की एक डिवाइस होती है और उस पर हार्ट बीट दिखाई देती रहती है, ऐसे चलती रहती है ऐसे करके। तो इसी टाइप से ये CRO है, वो उस तरंग के संकेत को हमें दिखाता है। तो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना बच्चों, हमें उसका केवल एक मूल सिद्धांत समझना है कि रडार में हम क्या भेजेंगे। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, रेडियो तरंग भेजी जाएगी। रेडियो तरंग, रडार में रेडियो तरंग भेजेंगे, रेडियो वेव्स। तो रेडियो तरंग जाएगी, टकरा के वापस आएगी, टाइम नोट हो जाएगा। फिर वही समय बराबर दूरी बटे 4, d डिस्टेंस थी आने का और जाने में, 2d डिस्टेंस चल ली और चाल यहाँ भी c रहेगी। रेडियो तरंग एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसकी चाल भी कितनी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर। तो यहाँ से d बराबर कितना आ गया? CT/2। तो अब आजकल ऐसे वहाँ कोई कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठता है रडार पर, जहाँ बैठा होगा कि टाइम नोट करेगा और ये करेगा। ये तो हम सिद्धांत समझा रहे हैं। वो CRO जो होगा, ऐसा स्क्रीन होगा, वो अंशांकित होता है और उस पर जो पल्स जो चलेगी, जैसे ये स्पंद है और एक स्पंद ये लौट के आया है, यहीं किलोमीटर्स लिखे होते हैं, तो यहीं पता चल जाता है बच्चों। अब हमें पूरी रडार की टेक्नोलॉजी थोड़ी पढ़ानी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा को कर देता हूँ। जो भेजा गया संकेत था वो ये था, टकरा के वापस आएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, टकराने में खर्च होगी, तो ये लौट के आने वाला है तो इसका आयाम घट गया, तो इसकी एनर्जी कम हो गई तो उसका आयाम भी कम हो गया। तो यहाँ किलोमीटर्स लिखे होंगे, 1 किलोमीटर 2, तो वो स्क्रीन पर ही पढ़ लिया जाता है कि कोई वस्तु हमारे सीमा में आ चुकी है या हम किसी एरोप्लेन को सिग्नल भेज रहे हैं। तो बहुत काम है, मौसम विभाग में इसका बहुत काम है। अब इसके उपयोग थोड़ी पढ़ने हैं बच्चों, तो खैर अब ज़्यादा नहीं बात करूँगा मैं। तो रडार से हम कैसे दूरी का मापन कर लेते हैं वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ उद्देश्य दूरी मापन सीखने का है, न कि रडार को पढ़ने का। तो ऐसे ही अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बच्चों, फिर टाइम ज़्यादा लगता है। सोनार विधि और बता देता हूँ, ये पानी के अंदर काम करेगी। सोनार विधि से यहाँ से जैसे वायुयान की स्थिति पता की, सोनार, चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सोनार विधि में क्या होगा,
तो पहले सोनार की फुल फॉर्म लिख देते हैं साउंड, क्योंकि इसमें ध्वनि तरंग भेजी जाती है। और कौन सी? पराश्रव्य ध्वनि तरंग। पराश्रव्य तरंग भी ध्वनि तरंग का प्रकार है, अभी मैंने समझाया था। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो एस ओ यहाँ से ले लिया, एन यहाँ से, ए यहाँ से, आर यहाँ से। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस सोनार का क्या काम है? जैसे पानी के अंदर इसमें जो जहाज़ चल रहे हैं, पनडुब्बी चल रही हैं, और उनको सुरक्षित चल सकें कहीं, जैसे पनडुब्बी जा रही है, बाहर का हमें नहीं दिख रहा है, और पनडुब्बी जा रही है तो कहीं बर्फ़ की चट्टान तो नहीं आ रही है सामने, तो ये सोनार डिवाइस अंदर लगी होगी, उसमें हमें पता चल जाएगा कि वो पहाड़ी हमसे इतनी दूर है। बर्फ़ की पहाड़ी अंदर होती हैं समुद्र के अंदर, टापू भी होते हैं अंदर, तो टकरा न जाए हमारी पनडुब्बी। जहाज़ को दिशा दिखाने के लिए, समुद्र की गहराई पता करने के लिए इसका काम किया जाता है। नेविगेशन यानी चलने में मदद करना, नेविगेशन, और रेंजिंग दूरी का पता लगाना। नेविगेशन आपके मोबाइल में भी होता है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप गूगल नेविगेशन लगा करके उस पर रूट आता रहता है। तो ठीक वही चीज़ सोनार में पानी के अंदर के लिए है। तो इसमें क्या सिद्धांत है कि मान लीजिए ये कोई बर्फ़ की चट्टान है समुद्र के अंदर, ये समुद्र है, वही सिद्धांत यहाँ रहेगा बच्चों। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम हैं, और ये चट्टान की दूरी पता करनी है एस से इस चट्टान की। ये बर्फ़ की चट्टान है, मान लो, मैं लिख लेंगे आप लोग यहाँ बर्फ़ की चट्टान। तो यहाँ से कौन सी तरंग भेजी जाएगी? पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग, ये आपको सुनाई नहीं देगी तरंग, संकेत भेजा जाएगा, ये नोट किया जाएगा उस डिवाइस से। पराश्रव्य तरंग भेजी जाएगी और ये वापस लौट के आएगी, इसका टाइम नोट किया जाएगा। मान लो ये डिस्टेंस d है तो वही बात, और इसकी चाल मान लो v है, तो समय बराबर दूरी 2d तय की, और चाल v, तो d बराबर कितना आ गया? vt/2। वही बात फिर आ गई लौट के। तो केवल सिग्नल के भेजने के अंतर हैं इनमें, और उनकी उपयोगिताओं के अंतर हैं, किस चीज़ से हम किस चीज़ का पता लगा रहे हैं। समुद्र की गहराई भी इसी विधि से पता कर लेंगे कि समुद्र की तली तक जो पराश्रव्य तरंग जाएगी और लौट के वापस आएगी, उसका टाइम नोट करके हम समुद्र की गहराई का मापन कर लेंगे कि समुद्र उस स्थान पर कितनी गहराई है। तो बच्चों ये रहे बड़ी दूरी के मापने के मेथड्स। तो बड़ी दूरी, अब दूरी के मापन में, तो बड़ी दूरी, बहुत बड़ी दूरी के मापन की यही विधियां पढ़ेंगे अभी। अब मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें केपलर का नियम भी बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि भी पढ़ाई थी। तो वो चीज़ें आपने अभी पढ़ी नहीं है बच्चों, तो समझ में भी नहीं आएंगी। आपके न्यूमेरिकल्स इन्हीं विधियों पर आएंगे, तो इतना ज़्यादा भी उसमें नहीं जा रहे कि फिर कोर्स भी बेटा कवर करना है। तो ये विधि हो गई, और कल के लेक्चर में बच्चों मैं अब बहुत छोटी दूरी मापने की विधि और बताऊँगा। तो दूरी के मापने की विधियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।